अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे आप और मैं कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और मैं आपको एक बार फिर से कहती हूँ सुबह बखैर। और अब चलते हैं फौरी तौर पर इस्लामाबाद हरमीत के पास, और उसके बाद प्रोग्राम और आपके दिन का यानी मंडे का और वीक का ब्रांड न्यू वीक का आगाज़ करते हैं अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, मैं बिल्कुल ठीक, आप अपना सुनाएं। और लग तो रहा है कि आप अच्छी लग रही हैं। 2 दिन की अच्छी छुट्टी गुजार के वीकेंड जब आपका होता है यानी जुमे का दिन होता है तो तब भी वो खुशी जो है आपके चेहरे पर देखने वाली होती है, और जब मंडे का दिन आता है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की परेशान नज़र आती है, लेकिन आज फ्रेश नज़र आती हैं बहरहाल, क्योंकि छुट्टी शायद अच्छी गुजरी है। लेकिन आपको पता है हरमीत, छुट्टी का पता नहीं चलता कि कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। बहरहाल आपको पता है टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट, इतनी तेज़ी से वक्त गुजरा है। अभी जुम्मा आता है और जुम्मे के बाद जुम्मा फिर आ जाता है। खैर, वीकेंड की 2 छुट्टियाँ होती है और मैं बड़ी एक्साइटेड होकर फ्राइडे को क्लोज करती हूँ कि यार 2 दिन छुट्टी, आप भी छुट्टी मनाए, मुझे भी छुट्टी मनाने दे, मंडे को मुलाकात करेंगे। और ये जनाब ऐसे जंप करके हम मंडे पे पहुंचते हैं। बट इट्स अ ब्रांड न्यू वीक फ्रॉम आवर साइड। तो आपको एक बार फिर से सुबह बखैर, अच्छे से अपने दिन का और अपने पूरे हफ्ते का आगाज करें। होपफुली कि आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा, और ब्रांड न्यू वीक के लिए विद $100 स्माइल। आज सुबह उठ के आपने एक प्रैक्टिस करनी है हरमीत, बल्कि आप भी अपने व्यूवर्स को, आपको देखने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी देखते हैं, बिला वजह ही आज सुबह उठकर अगर आप मुस्कुरा कर पॉजिटिविटी के साथ, बड़ी टिपिकल लाइन है ये, पॉजिटिव वर्ल्ड जो है वो इटसेल्फ आप लेते हैं नाम तो आपको लगता है कि नेगेटिव वाइब्स इर्द गिर्द से आ रही है, लेकिन आपने अपने दिन का आगाज $100 स्माइल से करना है। कोई आपको देख के और आप किसी को देख के अगर मुस्कुरा देंगे तो आपको पता है उसका भी दिन अच्छा गुजर जाएगा, आपका भी अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा होगा। हम भी आज अच्छा सा रन डाउन आपसे शेयर करते हैं। आपको पता है वीकेंड काफ़ी हैपनिंग रहा, पॉलिटिकल हैपनिंग भी आपने देखी, और पॉलिटिकल हैपनिंग के साथ साथ आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी जो कि मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए कहा यह जा रहा है कि अब शायद स्मूथ तरीके हो सके। बहुत तवील इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 30 अप्रैल की तारीख दी है, जबकि उनको वैक्यूम दिया गया था 30 से लेकर 7, और इन दिनों के दौरान के कहाँ तक आप इलेक्शन की जो है वो डेट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अभी सवालिया निशान ये है कि क्या अब स्मूथ इलेक्शन हो सकेंगे, या फिर अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें या सूबा इलेक्शन की बात करें तो पंजाब के इलेक्शन के साथ साथ अब तारीख में ये देखा जा रहा है कि मुलाकात बड़ी अहम हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की, और हमीद आपको पता है कि इस पर भी बातचीत की जा रही है कि शायद ये सजेशंस आसिफ अली जरदारी की जानिब से दिया जाए कि आप भी असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि जनरल इलेक्शन भी एक साथ हो सके। इस पर कितने नज़रसानी की जा सकेगी, इस पर कितना जो है वो बातचीत की जाएगी, चहमगोइयाँ इस पर भी हो रही हैं। लेकिन हरमीत, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ या अपने जो लीडर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल है, हम इस चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकते कि 2 इलेक्शन कराएं। तो जनरल इलेक्शन मेरे ख्याल से वाहिद वे आउट है महंगाई, माशी सूरत हाल को बेहतर करने का। देखिए, सो पहले तो कोशिश की गई, भरपूर तरीके से कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन, जो सूबों में इलेक्शन होने वाले हैं, उनको किसी न किसी तरीके से डिले कर दिए जाए। और उसके बाद फिर आपने देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, और सुप्रीम कोर्ट से जो अहकामात आए, यानी वहाँ से जो हुक्म जारी हुआ, उसमें यही बात की गई कि 90 दिनों के अंदर अंदर यानी इलेक्शन कमीशन और दीगर को जो नोटिस है वो जारी हुए। अब आपने दुरुस्त फरमाया कि कोशिश ही की जा रही, एक तो ये कोशिश थी, लेकिन अब अगर ये मशवरे दिए गए हैं, लेकिन कोशिश भी यही होगी कि मामला को उसी तरह डिले किया जाए, क्योंकि अगर वफाक के मामला अभी तक इनके पास है, इनके हाथ में हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि बहुत सारे फ़ायदे तो ये उठा चुके हैं पीडीएम वाले। यानी अपने मेगा करप्शन के केसेस की अगर हम बात करें तो 1100 अरब रुपया जो है वो ये माफ़ करा चुके हैं। दीगर मामलात, या अगर आप जहाँ जहाँ इन्होंने अपने डीसी एसी वगैरह लगाने थे वो लगा चुके हैं, जहाँ जहाँ लोगों की अपॉइंटमेंट करानी थी वो करा चुके हैं। तो आगे जाके अक्टूबर तक अपनी क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे में अगर इनके पास एक ताकत है, इनके पास कहीं ना कहीं वफाक की एक अलामत है, CDA की जितनी तहवील में जितनी ज़मीनें आती हैं वहाँ तक इनकी महदूद एक हुकूमत है, और पावर अगर है तो ज़ाहिर बात है ऐसे में पावर वो जाने नहीं देंगे। और कोशिश यही की जाएगी कि अक्टूबर तक मामला जो हैं इसको, वफाक के मामला जो हैं उसको डिले करते जाएं। और कहीं ना कहीं एक तो हम देख रहे थे कि इससे कबल भी यही मामला चल रहे थे कि इलेक्शन को डिले कर दीजिए, कहीं ना कहीं 1 साल की मुद्दत भी मांगी जा रही थी। लेकिन बहरहाल अब मुल्क में जो हो रहा है वो आपके सामने है, कल जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है।
ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं खौफ है, कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि एक तरफ तो आपने महंगाई का जो तूफा बर्पा किया है और कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी की मकबूलियत आपके सामने तहरीक इंसाफ की कि वो खौफ भी आपको नज़र आता है कि अगर हम जाते हैं हलकों में तो फिर वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हम जब अवामी हलकों में जाते हैं और वहाँ से राय लेके हम टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाते हैं तो वहाँ अवाम की जो राय होती है वो भी इन सब के सामने है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए कोशिश ये की जाएगी कि कहीं ना कहीं अक्टूबर तक मामलात को डिले किया जाए, ताकि अगर IMF की जानिब से कोई पैकेजेस मिलते हैं या दीगर कोई रिलीफ या दोस्त ममालिक की जानिब से कोई रिलीफ मिलता है तो अवाम को भी हल्का फुल्का रिलीफ दिया जाए, ताकि जो ये गम गुस्सा है अवाम में जो वोट के जरिए निकाला जा सके। क्योंकि वैसे अगर हम देखें हम वो अवाम नहीं है, चाहे तुर्की की हम बात करें, दीगर ममालिक की जो सड़कों पर 1 रुपया चीनी जब हिंदुस्तान में महंगी हुई तो पूरा हिंदुस्तान निकल आया, हम वो लोग नहीं है, हम बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, हम हमेशा बर्दाश्त करके निकल जाते हैं आगे। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अवाम के पास एक ऑप्शन है और वो है वोट का, और वोट के जरिए ही वो अपना बदला लेंगे। तो यही वजह है कि कोशिश की जाएगी कहीं ना कहीं वहां तक रिलीफ देने के लिए मामलात को जो है डिले किया जाएगा। और हरमीत, अवामी मैंडेट सामने लाने के लिए वाहिद वे आउट ही है कि इलेक्शन के जरिए जो है वो अपनी बात पहुंचाई जा सके तमाम हुक्मरानों में और ऐवानों में और लीडरान तक ये बात पहुंचे कि दरअसल अवाम चाहती है तो चाहती क्या है। ऑल दो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शंस के अलावा कोई वे आउट है नहीं। तो इस पर हम डिटेल में अपना पॉलिटिकल सेगमेंट ज़रूर करेंगे अपने रन डाउन में। आप इस प्रोग्राम के आगाज़ में कल एक ख़बर जो है वो दिन के आखिर में हमारे सामने आई। पाकिस्तान का मशहूर नाम, बेहतरीन अदाकार, रेडियो, टीवी, थिएटर, कहीं की भी बात की जाए तो अपनी अदाकारी से लोगों का हमेशा दिल बहलाने वाले, खुश रहने वाले और अपना अदाकारी के जौहर हर प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले अदाकार, पाकिस्तान का बड़ा नाम कवी खान जो हैं वो हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनका आगे का सफ़र आसान करे। कनाडा में अपने बेटे के साथ वहाँ पर मुकीम थे, वहीं पर इंतकाल किया उन्होंने और वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। काफ़ी अर्सा वो इलाज मुआवजा भी कराते रहे। रेडियो पाकिस्तान से उन्होंने आगाज़ किया और 80 साल की उम्र, चूँकि अलालत भी थी और उसके बाद फिर उम्र का भी तकाजा था, लेकिन अब ये फैसला किया गया उनके बेटे की जानिब से, चूँकि उनकी फैमिली, उनके बेटे वहीं पर मुकीम है, तो कनाडा में ही उनके कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा वहाँ पर। क्योंकि कहना ये है उनके बच्चों का कि हम चूँकि वहीं रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे वालिद साहब जो है वो यहाँ पर करीबी कोई कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया जाए, उनकी नमाज़ा जो है बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। और ये अगर देखा जाए हरमीत तो पे दर पे ऐसे आपको पता है कि नुकसान हमें होते चले जा रहे हैं। पिछले साल की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ऐसे नाम जो हमसे अलग हो गए, हमसे दूर चले गए, और वो नाम जो पाकिस्तान की पहचान है वो यकीनन सोहा आपने दुरुस्त फरमाया कि कवी खान साहब की अगर बात की जाए तो हम बचपन से उनको देखा है, टेलीविज़न के ज़रिए सुना भी है, और कहीं ना कहीं आज के इस डिजिटल दौर में उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो यूट्यूब पे पड़े हैं। और मुझे याद है आज से 2 हफ्ते कबल मुझे वैसे शौक़ हुआ कि कवी खान साहब का एक इंटरव्यू जो बहुत पहले हुआ था तो वो वैसे मैं देखने लगा। बहुत सारी चीज़ें के हवाले से, ख़ासकर उनकी फैमिली के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि फैमिली जो है, ज़ाहिर बात है जब ये काम आप जो टीवी इंडस्ट्री है, यानी जो मीडिया इंडस्ट्री से हट के अगर हम टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करें, कहीं ना कहीं जो ड्रामा इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा बहुत सारे लोग इसको देखते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उमूमन आपको दिन रात काम करना पड़ता है। और कवी खान साहब यही बात उसी में इंटरव्यू में फरमा रहे थे, और कि फैमिली से किस तरह दूरी हो जाती है, बच्चों को कितना टाइम जो है मुश्किल से देना पड़ता था। अब मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े खुशहाली से अपनी जो लाइफ है कनाडा में गुजारे, और कहीं ना कहीं उनके पास भी कनाडा की सिटीजनशिप थी और इससे कबल भी वो कई दफ़ा कनाडा में मुकीम रहे, काफ़ी अर्सा उन्होंने गुजारा भी है। लेकिन आप ये देखें कि अब तक हमने उनको कभी टेलीविज़न की स्क्रीन से आउट नहीं देखा। इतनी बीमारी होने के बावजूद वो बिल्कुल छाए रहे, कहीं कमर्शियल में, कहीं ड्रामों में, कहीं फिल्म की स्क्रीन पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती कि आपने आपको एक बीमारी के साथ साथ आप लड़ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सामना भी कर रहे हैं। अपना वो काम जो एक आपका प्रोफेशन है, जिससे आपका एक नाम बना हुआ है, उसको भी आप लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो ड्रामे आज भी हमें याद हैं जो बचपन में हम पाकिस्तान टेलीविज़न पे देखा करते थे। कवी खान साहब जो है मुख्तलिफ रोल्स में आते थे और बड़ा मुनफरिद उनका स्टाइल था, और एक इंस्टीट्यूशन था, खुद से इंस्टीट्यूशन था, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जैसे लोग हैं और जो फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और
और आपने दुरुस्त फरमाया कि एक बहुत बड़ा लॉस टेलीविजन का, ड्रामा इंडस्ट्री का, हम सब का, पाकिस्तान का एक ऐसा नामवर अदाकार चला गया जिसने दहाइयों तक इस मुल्क की खिदमत की, टेलीविजन स्क्रीन को नित नए ड्रामे बख्शे, अपनी चाहे हम उनकी हिदायतकारी की बात करें, हमने देखा कि हमारे बड़े बड़े ऐसे लेजेंडरी अदाकार जो हैं रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि एक वाहिद जरिया था आपको अपनी अदाकारी, आपका अपना, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता था, वो था रेडियो। तो रेडियो के जरिए बहुत सारे हमारे मंजे हुए अदाकारों ने जो है वो करियर का आगाज़ किया और कबीर खान साहब भी उनमें शामिल थे। और फिर आपने देखा कि उनका जो उरूज था, यानी जिस ड्रामे में वो इन होते थे तो वो ड्रामा जो है या वो फिल्म जो है, क्योंकि एक उनकी मदाओं की तादाद जो थी वो भी कम न थी, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में, दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और कहीं ना कहीं ये जो फ़ैन फॉलोइंग है वो पूरी दुनिया में उन्होंने पाई। ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोगों के अगर हम देखें तो बहुत कम लोगों की इस किस्म से मकबूलियत या इस किस्म का नाम जो है वो आगे चलकर ऐसे लोग जो हैं वो अमर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज वो अमर हो गए हैं, लेकिन हम हमेशा की तरह वो आज भी अगर वो टेलीविज़न या सोशल मीडिया, यूट्यूब के ज़रिए अगर वो हैं तो हमारे दिलों में भी वो हमेशा के लिए ज़िंदा ही रहेंगे। और उनके अदाकारी के जो जौहर है, उनके जो खिदमात हैं, तो मैं समझता हूँ उससे भी बहुत कुछ, या उनके अदाकारी के जो चीज़ें पड़ी हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने का नई जनरेशन को मौका मिलेगा। नई जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, आप किसी भी एज ब्रैकेट की बात करें तो नौजवानों में, बड़ों में, बुजुर्गों में यकजा मकबूल ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी अदाकारी बड़ा असर रखती थी। आप कोई भी ड्रामा निकाल के देखिए, अगर हम उनका अंधेरा उजाला की बात करें, लाहौर गेट की बात करें, बेटियां उनका बड़ा ज़बरदस्त और हिट सुपर डुपर गया, इसके बाद खुदा और मोहब्बत की बात करें तो उनकी वो अदाकारी आज भी लोग नहीं भूलते। मतलब उनके बात करने का तरीका, वो शाइस्तगी, वो सादा, वो शख्सियत इस तरह की थी कि वो असर रखती थी। जब कोई भी डायलॉग या करैक्टर उनको दिया जाता तो लगता था कि वो करैक्टर उनके लिए ही बना है, वो उस करैक्टर में इस हद तक अपने आप को इंडल्ज कर लेते थे। बल्कि स्क्रीन पे हम ये दिखा भी रहे हैं, ये जो पुलिस का रोल है ये भी आपको एक तारीखी रोल है और जो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में किया। मेरे अब्बा हमेशा इसका जिक्र करते हैं। और अगर हम अपने एरा की बात करें तो ये बिल्कुल बात जो आया है खुदा और मोहब्बत का ये सीन, इसमें बड़ा ज़बरदस्त उनका किरदार रहा है। और बड़ा अगर मैं ट्वीट्स की बात करूँ, सोशल मीडिया की बात करूँ, तो उनसे मुंसलिक जितने भी लोग जिन्होंने काम किया उनके साथ, कल मैंने बहुत सारे लोगों की इंस्टाग्राम पर भी और सोशल साइट पर ट्वीट्स देखी। जब ये खबर सामने आई तो लोगों का ये कहना था कि उनका एक अलग ही बॉन्ड था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन, वो एक यूनिवर्सिटी थे। उनके साथ रहने वाले उनकी आदात से, उनके एतवार से, उनके तौर तरीक़ों से, उनकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखते थे। काम करने का मौका तो चले वैसे ही गोल्डन चांस है, लेकिन उनके साथ जब आप रहते थे तो उनके साथ रहने से आपको बहुत कुछ मिलता था। तो नौजवान जो उनके साथ अदाकार और अदाकाराएं जिन्होंने काम किया है वो बड़े इस वक्त गम में भी हैं और शदीद अफसोस भी है उनको कि बड़ा बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सोहा, मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी इस लेवल तक पहुंचने वाली जितनी भी शख्सियात हैं, जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं, जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की या ड्रामा इंडस्ट्री के लेजेंडरीज़ हैं, या कल हमने सोशल मीडिया पर जो नए अदाकार हैं, काफ़ी मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, तो मैं देख रहा था कि वो नए अदाकार हैं, उनकी एंट्री हुई है ड्रामा इंडस्ट्री में। लेकिन कहीं ना कहीं कबीर खान साहब के साथ उनकी जो मुलाकात है और वो जो जिक्र उनके हवाले से वो ख्यालात का इजहार जो कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा था कि कबीर खान साहब ने ये नहीं देखा, हालांकि बहुत सारे ऐसे अदाकार होते हैं कि वो हमारे सामने, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो राजेश खन्ना साहब का एक ऐसा नाम आता है कि जब भी कोई अदाकार आता था या उनको लगता था कि उनके लिए थ्रेट है तो वो बहुत ज़्यादा जो है उनको इग्नोर करना शुरू कर देते। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव खबरें भी आती हैं, लेकिन पॉजिटिव खबरें इस किस्म की जब आती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि कबीर खान साहब के हवाले से कि वो अदाकार जिन्होंने नया कदम रखा था इंडस्ट्री में, तो उनके सर पर भी हाथ रखा, उनको भी दो लफ्ज़ सिखाए, बताया कि अदाकारी कैसी हो सकती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस किस्म से अजीम शख्सियत के मालिक थे। और फिर आप फिल्म करियर पे उनकी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 200 से ज़ायद उन्होंने फिल्मों में काम किया। वो पाकिस्तान के पहले टेलीविज़न आर्टिस्ट थे जिनको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी जो है वो मिला। ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी अदाकारी जो है, शुरुआत आप करें कि पेशावर में ये पैदा हुआ बच्चा किसको मालूम था। और पेशावर, रेडियो पेशावर की अगर बात की जाए तो पेशावर का पहला स्टेशन, या लाहौर की हम बात करें तो पेशावर का एक पुराना स्टेशन रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बहुत सारे अदाकारों ने, बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी अदाकार जो है उनका जन्म हुआ और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जौहर, अपने टैलेंट के जो है वो दिखाए पूरी दुनिया को। और कबीर खान साहब पेशावर में जन्मे
और फिर उन्होंने लातादाद फिल्मों, लातादाद ड्रामों और कहीं ना कहीं बहुत सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी यादें बात करें और बहुत उनका सारे किया ड्रामे हुआ उन्होंने काम जो है उसकी शिक्षण भी दी जो है वो रहती दुनिया तक यही रहेगा। और हम आखिर में एक बार फिर से उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, उनकी बेहतरीन मेज़बानी करें और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए। आज एक और बड़ा अहम दिन है, एक पे एक नुकसान हमें तो हुआ, हमारी इंडस्ट्री को तो हुआ, हम आम इंसानों को हुआ, लेकिन एक अजीम और शख्सियत, अजीम मैं इसलिए कहूँगी कि आजकल इतने स्ट्रेसफुल माहौल में, इतनी परेशानियों में, जहाँ पर वसाइल कम है, मसाइल बहुत सारे हैं, हंसी किसी के चेहरे पर लेकर आना यकीनन सदका जारिया भी है और ख़ूबसूरत काम भी है। इंसान अगर किसी के मुंह पर मुस्कुराहट का मौजब बनता है तो उससे बड़ी शख्सियत कोई हो ही नहीं सकती। मैं बात कर रही हूँ कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब की। वो आज हम में नहीं है, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, आज उनकी बरसी है। और वो क्या ही नाम था, मतलब वो अगर आप उनसे इन पर्सन मिले तो वो एक सीरियस शख्सियत के मालिक थे, लेकिन अगर आप उनको ऑन स्क्रीन देखें, 1979 और 78 की मैं बात कर रही हूँ, जब उन्होंने अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया, जब अगर आप स्टेज की बात करें या अगर आप कॉमेडी की बात करें, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, तो इतना रुझान नहीं था इस चीज़ का, ना इतना ट्रेंड था, ना लोगों को इसके बारे में इतनी नाव थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने काम का आगाज़ किया, स्टेज से अपने काम का आगाज़ किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंटरनेशनल लेवल्स पर बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडीज़ के ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते थे जिसको उन्होंने होस्ट किया, जिसमें बड़ा लोगों को हंसाया। लोट पोट हो जाता है इनको देखकर इंसान, मतलब उनकी बातें। और उसके बाद जब आपको याद होगा आफ्ताब इकबाल के साथ जब इन्होंने शो शुरू किया तो स्टेज को आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा बड़ी पजीराई मिली है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि स्टेज से जब निकल कर सारे के सारे कॉमेडियंस अगर टेलीविज़न स्क्रीन पर आए तो वहाँ पर जो इनको शोहरत मिली, वहाँ पर जो इनको लोगों को हंसाने का मौका मिला, लोगों की पजीराई मिली, वो कहीं भी उसका कोई सानी नहीं है। वो वक्त हमें बड़ा याद आता है जब ये सारे कॉमेडियंस बैठ कर एक साथ हमें हमने ये देखा ना कि इस सरजमीन पर, यानी ये पाकिस्तान की सरजमीन वाकई में बहुत ही जरखेज़ है और ऐसे ऐसे लोगों को जन्म इसने दिया। यानी अमानुल्लाह खान साहब की आपने बात की तो मुझे याद है कि मैं इफ्तिखार ठाकुर साहब का इंटरव्यू कर रहा था और लाहौर में हम जा रहे थे, तो रात का मेरे ख्याल में 12 बजे का टाइम था। तो इफ्तिखार साहब ने कहा हरमीत मैं आपको ड्रॉप कर लेता हूँ, मॉडल टाउन में हमारा गेस्ट हाउस था पब्लिक टीवी का। तो वहाँ तक जब वो मुझे ले तो कपिल शर्मा की कॉल आई व्हाट्सएप पे और इफ्तिखार ठाकुर साहब से कुछ टिप्स लेने लगे। तो मैंने इफ्तिखार ठाकुर साहब से पूछा कि कपिल शर्मा तो बहुत बड़ा नाम है, तो ये क्या आपसे ही टिप्स क्यों लेते हैं? तो उन्होंने जब बातें की कि उस्ताद अमानुल्लाह खान साहब जो हैं किस तरह कपिल उनके बारे में बात किया करते थे कि मैंने किस किस कौन कौन से क्लिप उनके देखे और मैं हर रात जब सुबह मैं शो करता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अमानुल्लाह खान साहब के क्लिप देख के दोबारा फिर वही चीज़ें जो है वो रिपीट कराता हूँ। और आपने दुरुस्त फरमाया कि हम इस डिप्रेशन के इस माहौल में, या आप अमानुल्लाह खान साहब की जो लाइफ है उसको अगर आप मुतालिया करें तो कहीं ना कहीं दुख तकलीफ मसाइब से उसका गुजरान था। और उसकी शुरुआत आप देखें कि दाता दरबार के आसपास वो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें बेचा करते थे, बसों में गाड़ियों में सफाई सुथराई का काम करते थे और जिस तरीके से जहाँ से लंगर मिल जाता था वो खा लेते थे। और फिर आप देखें कि कहीं ना कहीं आपको चांस मिला और चांस जब मिला तो हंसने हंसाने वाला मिला। यानी आप अंदर से दुखी हैं, तकलीफ में हैं, आप जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को एहसास तक नहीं, लेकिन फिर भी आप कह के जो है लोगों के चेहरों पर बिखेर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है? और आपने दुरुस्त फरमाया कि हम इंसान तो दूसरों को अपने अल्फाज के चुनाव से दूसरों के दिल दुखाते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं। लेकिन आज इस अजीम हस्ती की कहीं ना कहीं कमी इसलिए महसूस हो रही है कि इन्होंने दुख के बजाय खुशियां बांटी चेहरों पर। कहीं ना कहीं हमने इनको देखा, ये दुनिया के जिस कोने में भी गए वहां पे इन्होंने जो है अपनी मदाओं की तादाद बढ़ाई और उसकी वजह यही थी कि जिस किस्म से अल्फाज, और कहीं ना कहीं मैंने जब इफ्तिखार ठाकुर साहब से मैंने ये पूछा कि बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के बारे में देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम लिखते नहीं हैं, ये सारे अल्फाज आ ही जाते हैं रब की जानिब से। और अमानुल्लाह खान साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ की कि अमानुल्लाह साहब जो थे वो हयात थे। तो आप में और मुझ में चले ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि चले अल्लाह पाक ने हमें ये अतात की है कि हम कुछ बोल लेते हैं, कुछ पढ़ कर, कहीं से देख कर, कोई सुन कर, हम कुछ दीन पर आकर बोल देते हैं। लेकिन लोगों को हंसाने का फ़न जो है ये बेसिकली अल्लाह का दिया हुआ फ़न है कि आप फिलबदी आपको कोई बात आती है, कोई चीज़ आती है और आपकी उस बात से अगले बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो आज उनकी बरसी है, मुख्तलिफ अभी इस वक्त तकरीबात जो है उसका इनेकाद भी किया जाएगा उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। और उनकी फ़ैमिली जो है उनसे भी काफ़ी मुलाकात रही है, उनकी बेटियाँ अक्सर हमारे शो में भी आती हैं। एक बेहतरीन बाप, बेहतरीन वालिद और बेहतरीन शौहर, हर तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर किरदार को बड़ा बाखूबी निभाया है। तो आज उनके लिए भी दुआएं खैर हम करते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी रहती
ज़िंदगी हमारी दुनिया तक जब रहेगी और उनका काम जो है वो इस तरह ही रहेगा और उससे इसको पजीराई मिलती रहेगी। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, अपने रन डाउन की तरफ चलते हैं। आज का जो रन डाउन है जिसमें गुड मॉर्निंग पब्लिक के पूरे 2 घंटे में हमने आपको एंटरटेन करना है, उसमें हम आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज़ में। तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज़। टॉप स्टोरीज़ में आपको पता है सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मरदमशुमारी जो है उसका बाकायदा आगाज़ तो किया गया है, लेकिन आपको पता है डिजिटलाइज करने की उसको कोशिश की जा रही है। और मरदमशुमारी को अगर हम मुंसलिक करें, अब मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस के बाद एक अहम ऐलान सामने आया, जिसके बाद सदर और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से 30 अप्रैल की तारीख जो दी गई है, क्या हमें नज़र आ रहा है कि उसके बाद चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, स्मूथली इलेक्शन होंगे, या जो अहम मुलाकातें हो रही है कुछ उसमें अहम मुलाकातों में अहम फैसले भी किए जाएंगे। तो ये स्मूथ वे हमें सामने नज़र आ रहा है। 15 से 20 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं होंगी लेकिन एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगी। इसको आज के प्रोग्राम में हम टिपिकल रन डाउन में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। एक शॉर्ट फिल्म है जिसको काफ़ी कामयाबी मिली है, काफ़ी पजीराई मिली है, सोशल मीडिया पे उसकी आपकी धूम भी काफ़ी देखी होगी। खैर उसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? प्रोग्राम का जब सेगमेंट शुरू होगा थोड़ा सा टू बी कॉन्टिन्यूड वाला सीन रखें और ये सेगमेंट आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हम एंटरटेनमेंट का हमेशा कोई सेगमेंट और इतना सा पार्ट ज़रूर रखते हैं जिसमें पाकिस्तान में वो फिल्में जो बनी पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान में उतनी पजीराई खैर नहीं मिल सकी, लेकिन कांस फेस्टिवल या XYZ फेस्टिवल्स की बात करें तो वहाँ पर स्टैंडिंग ओवेशन समेत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर पजीराई के तौर पर इस तरह के फिल्म प्रोडक्शन में अदाकारों को, हिदायतकारों को, प्रोड्यूसर्स को मिलती रहती हैं। लेकिन हमारा सेंसर बोर्ड जो है वो इस मामले में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बाज़ हो जाता है, बड़ा बाइस्ड भी हो जाता है कि वो चीज़ें जिसको पाकिस्तान में पजीराई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती लेकिन बाहर मिलती है। ऑल दो आगे बढ़ेंगे। और हुनर वो जो घर बैठे रोज़गार कमाने का ज़रिया बने, मतलब बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात, आजकल वर्क फ्रॉम होम का बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, कारोबार करना चाहते और कारोबार के लिए भी आपको घर से बाहर नहीं निकलना, तो होम बेस्ड ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए आजकल बेहतरीन एक तरीका ये है कि कुकिंग हो या बेकिंग हो, घर बैठ के, बल्कि घर के अंदर किचन में वो आपकी एक दुनिया है जहां पर आप बैठकर पूरी दुनिया को ड्राइव कर सकते हैं। तो बेकिंग जो है वो आजकल बड़ा इन है, ट्रेंड में है। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जिनको बेकिंग सीखने का शौक है, सिखाने का शौक है, करने का शौक है, वो घर बैठ के कैसे इसको कमाने का जरिया बना रही हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक अच्छी सी होनहार तलबा भी हमारे साथ होंगी जो कि पढ़ती भी हैं और बिजनेस भी करती हैं साथ साथ, और बेकिंग का बिजनेस करती हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा हमने एक दफ़ा पहले भी इसको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की थी कि अब आजकल बहुत सारी डाइट प्लान हमारे पास मार्केट में बहुत सारे हैं और वेट लूज़ करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी काइंड है फास्टिंग की जो मार्केट में आजकल जिसके बारे में बात भी की जा रही है। डॉक्टर्स कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ सजेस्ट नहीं करते। कुछ भी करने से पहले डाइट, और आज तो फिर रमज़ान अब आ रहा है तो आपको पता है कि आपने कोई ना कोई प्लान इंप्लीमेंट कर लेना अपनी लाइफ पे, कंसल्टेशन के बगैर कुछ नहीं करना। तो ये फास्टिंग है, एक कौन सी फास्टिंग है, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जिससे आप वेट लूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, ये भी आपको हम बताएंगे। बहरहाल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8। कराची किंग्स जो है वो अब किंग वापस घर चले गए हैं, यानी कराची किंग्स जो है वो डायरेक्टली PSL से आउट हो गए हैं। और क्या कारकर्दगी रही और क्या कारकर्दगी होनी चाहिए थी, या उनसे जो बाकी टीम्स उन्होंने क्या सीखा है। ऑल दो लाहौर कलंदर्स तो इस पर छाए पड़े हैं। लाहौर में अगर बात की जाए, लाहौर कलंदर्स की बात की जाए तो पता नहीं पिछली कई जो सीजन्स गुजरे हैं उसमें जो लाहौर कलंदर्स का हाल रहा है, बहुत सीरियस लिया उन्होंने इस सारी सिचुएशन को। उन्होंने कहा भाई अब जाने दें, अगर पिछली ट्रॉफी ली है तो इस ट्रॉफी को भी दोबारा से हम ही लेके जाएंगे, मजाल है कोई इधर उधर टस से मस भी होकर दिखा दे। खैर पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, टीम्स की कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे और जीत के करीब कौन है और कौन नहीं है इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा जी, ये हमारा था रन डाउन जो कि हमने आपसे शेयर कर लिया। आप चलते हैं डेली डोज की तरफ। तो मंडे डेली डोज में पहली खबर आपको देंगे फिल्म इंडस्ट्री से ही, चूँकि आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी फिल्म इंडस्ट्री से ही किया। ऐसे नाम आपसे जिक्र किए जो कि अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनका काम हम में है और हमेशा रहेगा। सारी ज़िंदगी लोग हरमीत अपने कामों पे लगा देते हैं, सारी ज़िंदगी। एक ऐसे हिदायतकार से आपकी मुलाकात करानी है आज डेली डोज में जो इस दुनिया में मुअम्मर तरीन शख्स, मुअम्मर तरीन हिदायतकार होने का अवार्ड और ये लक़ब जो है वो उनको मिल गया है। रिसेंटली उन्होंने अपनी एक सीरीज़ मुकम्मल की है जिसके बाद 90 साल उनकी उम्र है और जिसके बाद ये लक़ब जो है वो उनके नाम के साथ लगा है कि वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर जो है, ओल्डेस्ट डायरेक्टर जो है वो बन गए हैं। इस उम्र में जब आपके हरमीत 90 साल की उम्र, आपके हाथ से ही काम ना करे, नज़र से ही काम ना करे, चल फिर ना सके, आपने रिसेंटली अपनी एक डायरेक्शन मुकम्मल की और वो सीरीज़ जो है वो सुपर डुपर हिट भी गई हूँ। तो ये जनाब ये होता है जज्बा, अपने काम से मोहब्बत और लगन और अपने काम को शौक समझ के सारी ज़िंदगी करना, मतलब अपनी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक करना। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि ये वही जज्बा होता है जिसके साथ आप उस काम के साथ जिसको जो आपको फिर जोड़ के रखता है। और यकीनन सोहा
मैंने जितने भी तीन प्रोजेक्ट में काम किए और मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम होता है एक डायरेक्शन देना, प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें। और फिर जो डायरेक्टर का काम होता है, यकीनन एक्टर का काम तो ये होता है कि उसने अपने शॉट दे दिए और कहीं ना कहीं शॉट अच्छा हुआ, दूसरा टेक दे दिया। लेकिन जो डायरेक्टर है वो कड़ी धूप क्यों ना हो, सर्दी क्यों ना हो, वो फिर भी उस शॉट को 4-5 दफ़ा देखेगा और कहीं ना कहीं पूरी सेट की उनको टेंशन होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि 92 साल बहुत बड़ी उम्र होती है और अभी भी उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो अपने नाज़रीन के लिए जो है वो बना दिया है, पेश करने के लिए तैयारी जो है हो चुकी है। तो आप समझे कि आपने शुरुआत में जो बात की, वाकई में एक ऐसा जज्बा जो आपको जुड़े रखता है अपने काम के साथ, और यही पैशन होता है। अगर आप दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट की कोई हद नहीं होती। आप काम किसी वक्त भी आप कर सकते हैं अपने आप, और जब तक आप एंगेज होंगे, जब तक आप जुड़े होंगे काम के साथ, आप वाकई में जिंदा ही रहेंगे। अगर आप काम से आपने सोचा कि भाई आज ही रिटायर्ड होना है, तो यकीनन फिर कहीं ना कहीं सोच भी आ जाएगी कि अब भैया दुनिया से भी रिटायर होने का वक्त आ गया। तो मैं समझता हूँ कि काम जो भी हो अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए। मसरूफ ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आप बड़ी सारी चीज़ों से बच जाते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए शैतान ना बने, काम करें और काम करते रहे और काम करते करते मर जाएं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि कराची से हमने आपको खबर देनी है। एक ऐसी वर्चुअल लाइब्रेरी है जो कि स्क्रीन पर फौरी तौर पर हमने आपको दिखा भी दी है। इर्द गिर्द 3D एनिमेशंस जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर उड़ने और चलने का इख्तियार आपके पास है, यानी आपके हाथ में है। आप ये सोचें कि आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में जाएं जहाँ पर इर्द गिर्द 3D स्क्रीन्स लगी हों और यू आर फीलिंग लाइक कि आप अपनी मर्जी से, अगर आप एयर स्पेस में जाना चाहते हैं चलिए जनाब, उसका इर्द गिर्द आपको स्क्रीन नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हमने गैलेक्सी वर्ल्ड को करीब से देखना है, स्पेस को करीब से देखना है, गार्डनिंग को करीब से देखना है, व्हाट एल्स जिसको आप इमेजिन करते हैं कि आई वांट टू फील माई सेल्फ और आई वांट टू इमेजिन कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे इर्द गिर्द ये चीज़ें हैं। 3D स्क्रीन इर्द गिर्द लगी हुई है, आपको ग्लासेस लगाते हैं और ये वर्चुअल लाइब्रेरी आपको डायरेक्टली वहाँ ले जाती है। वैसे अगर देखा जाए हरमी तो ये ग्लासेस लगाकर जो बंदा हम देख रहे हैं वो तो हमें पागल ही लग रहा है कि वो इर्द गिर्द देख रहा है और हाथ पाँव मार रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन अगर एक ग्लासेस लगा लें आप तो आपको पता लगे कि आप पानी में फील कर रहे हैं अपने आप को, स्पेस में फील कर रहे हैं अपने आप को, आप आसमान में फील कर रहे हैं अपने आप को। तो खैर ये मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए। मैं तो आप ये देखें ना, अंदाज़ा लगा लें सोहा के कभी कभी वक्त होता था कि हमें याद है कि कोई ऐसी चीज़ें हम देख लिया करते थे तो फिर कहीं ना कहीं ख्वाब में हम उड़ा करते थे और सोचते थे कि कहीं ना कहीं समंदर में छलांग लगा दी, और वो जो अलग फीलिंग थी वो वाकई में घबराहट कभी ना कभी आप नींद से भी जाग जाते थे। अब आप देखें कि टेक्नोलॉजी का दौर है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। वर्चुअल की तो अगर बात करें तो बहुत अरसा पहले जो है ये दस्तक दे चुकी है इस दुनिया में। और अगर हम देखें तो इस किस्म की लाइब्रेरियाँ जो हैं, आपने तो फरमाया कि जो वीडियो हमारे सामने आती हैं सोशल मीडिया पे, इस किस्म की वीडियो आती हैं तो लोग हंसते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन यकीनन जिसने ग्लासेस लगाए, जिस दुनिया में वो घूम रहा है, चाहे वो आसमान या खला में है या कहीं ना कहीं समंदर के ऊपर है या आसपास कहीं ना कहीं पहाड़ से छलांग लगा के वो सारे तजुर्बे जो है वो ले रहा है, उसका मजा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको वो अंदाजा है, वो डर है, वो खौफ है और वो सारी चीजें वो फील कर रहा है। और हमारे लिए हंसने का एक मौका मिल जाता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कि शख्स को हो क्या गया है। लेकिन बहरहाल बड़े मजे की चीजें, वो चीजें जो आप ना देख पाए वो बड़े करीब से आप इसके जरिए देख लेते। तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी है और उसका फायदा इंसान को पहुंच ही रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी जो है आप देखिए, उससे अगर आप जो इमेजिन करें या जो आप फेंटिसाइज करें, अगर आप पानी, आसमान, गैलेक्सी, स्पेस कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं तो आप ग्लासेस लगाएं और आप उस मकाम पर, उस जगह पे पहुंच जाएं जहां आपने जाना है। तो टेक्नोलॉजी का यही तरीका है। खैर अगली खबर आपको देते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से ही मुंसलिक है। एहराम मिस्र की हम बात करते हैं जहां पर एक सुरंग मिली है और वो सुरंग गालिबन कहा जा रहा है कि 4500 साल पुरानी है। अब ये जो नई सुरंग मिली है इसको भी जदीद टेक्नोलॉजी से डायग्नोस किया गया है। अब ये एहराम मिस्र की अगर हम बात करें तो आपको ये पूरा एक नज़र तो आ रही होगी आपको, ये बिल्डिंग इज़ अ बिल्डिंग, लेकिन इसको एहराम मिस्र कहते हैं। अब इस बिल्डिंग को है, अगर मैं पिक्चर्स की बात करूँ, वीडियोज़ की बात करूँ, तो लोग दूर दराज से सिर्फ इस मकाम को देखने के लिए, यहाँ पर इसको रिसर्च करने के लिए, यहाँ पर बहुत सारे जो ख़ासतौर पर सयाह होते हैं उनकी हमेशा कोशिश होती है कि अगर वो मिस्र जाएं तो इन मकामात को ज़रूर देखें। दूर से आपको सिर्फ एक इट सीम्स टू बी लाइक अ बिल्डिंग, लेकिन आप करीब जाएं तो ब्लॉक्स और जो इसकी अंदरूनी और बैरूनी इमारत जो बनी हुई है वो बड़ी खूबसूरत सी, और इसकी एक पूरी तारीख़ है। और उसी तारीख़ को महफूज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है उसको वैसे 2020 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन उसके ज़रिए अब इस एहराम मिस्र के अंदर जो जो पॉइंट्स है जो कि अभी तक नहीं मिले थे लोगों को, उसको ढूंढ कर भी महफूज करने की जो है वहाँ के मुतल्लिका महकमा जात की जानिब से कोशिश की जा रही है।
अब हरमीत ये एक सुरंग मिली है जो कि हम दिखा भी रहे हैं, अब ये 4500 साल पुरानी है, लेकिन इसके बारे में अब तक ये नहीं पता लगाया गया कि इसका इस्तेमाल क्या था, इसको किस लिए बनाया गया था। खैर इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो भी पता लग गई है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ वक्त जब जैसे से गुजरता है, कुछ ना कुछ इन्वेंट करके, कुछ ना कुछ बाहर निकाल के तारीख का मजीद हिस्सा बनाने के लिए ये मुसलसल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मलूज़ खातिर लेके आ रहे हैं और मजीद चीज़ों को सेफ से सेफ तर करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस ज़माने के बादशाहों ने, उस ज़माने के जब उनकी हुकूमतें थी या इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बनाई। और मिस्र के हवाले से ख़ासकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव ज़रूर है, लोग जाते हैं। और आप यहाँ अगर मैं सुरंगों की बात करूँ तो आप अटक की तरफ जाएंगे तो अटक से लेकर एक खुफिया रास्ता जो है उस हवाले से भी पहले तो बड़ा काम होता था। जब मैं गया था मैंने देखा था वो रास्ता, मैंने खुद देखा था। उस रास्ते के हवाले से तारीखदान ये बता दें कि ये दिल्ली के लिए जो है ये एक ऐसा रास्ता था कि जिससे बादशाह जो है वो इस रास्ते से अटक की तरफ आता था और कहीं ना कहीं बहुत सारे ख़तरात से निपटने के लिए ये रास्ता बनाया गया था अंडरग्राउंड, जो गुजरते गुजरते लाहौर से सीधा दिल्ली गया था। तो आप ये देखें, ये अंदाज़ा लगा लें कि इन चीज़ों पर बहुत सारी दुनिया में काम हो रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि टूरिज़म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज़म को अपने मुल्क की तरफ राग़िब करने के, और कहीं ना कहीं इकॉनमी में वो जो जितना कुछ टूरिज़म से जनरेट हो रहा है वो भी मुल्क को फ़ायदा पहुँचाता है। तो हम देखते हैं कि मिस्र में, एहराम मिस्र की अगर हम बात करें तो अजूबों में शामिल ये एक ऐसा अजूबा है जिसके हवाले से दिन ब दिन नई नई रिपोर्ट्स, नई नई फिल्में, नए नए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं और बड़े हैरानकुन से इंकिशाफात उसके अंदर होते हैं। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि एक वक्त आ जाए कि इस हवाले से भी, इस रास्ते के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी। जी, वी आर डन विद आवर डेली डोज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर हमने शामिल करनी थी अपने प्रोग्राम में। होपफुली कि आपको डेली डोज बड़ा पसंद आया होगा। अब एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तवील इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि 30 अप्रैल जो है बेसिकली वो इलेक्शन का दिन मुकर्रर किया गया है। अब तक भी कहा जा रहा है हरमीत एक और अहम मुलाकात के बाद कि शायद ये हिकमत अमली जो है जिस पर गौर किया जाए कि असम्बलियों से अगर मौजूदा हुकूमत बाहर निकल आती है तो शायद फिर कोई वे आउट जनरल इलेक्शन का निकाला जा सकता है। बिकॉज अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे तो क्या अक्टूबर में दोबारा इलेक्शन होंगे, ये एक सवालिया निशान है, इस पर बातचीत की जा रही है खासतौर पर हुकूमत में। जी बिल्कुल सोहा, आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं कोशिश तो है और इलेक्शन के हवाले से हमने देखा है कि शुरू दिन से यही मामला थे। पहले दिन से कहा गया कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, तो असम्बलियाँ तोड़ दी गई तो इलेक्शन हम करा देंगे। आपको याद है कि मरीम नवाज साहब के वो ट्वीट जिसमें वो फरमा रही थी, या पूरी मुस्लिम लीग नून जिस तरह तहरीक इंसाफ को कहा करती थी कि भाई खान साहब अगर आप में ज़रूरत है तो भाई तोड़ दे असम्बलियाँ, इलेक्शन का बड़ा शौक़ है तो हम करा ही देते हैं। ऐसे में इलेक्शन सूबाई असम्बलियाँ जो है वो दोनों तहलील हुई। फिर मामलात जो हैं आपने देखा कि कोशिश की जा रही थी कि उसको कैसे जो है मामलात को डिले किया जाए। अब उन जब मामलात को डिले करने की कोशिश की, जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई। कहीं ना कहीं मैं कल परसों देख रहा था कि एक सीनियर इस पर जो आज खुद नोटिस के बाद फैसला आया, इस पर सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि अब जनरल इलेक्शन जो है उसकी तो दूर दूर तक खैर बात नहीं की जा रही, ऑब्वियसली वो नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के बाद जो है फाइनली सदर ने जो है वो तारीख दी है अब पंजाब में इलेक्शन की 30 अप्रैल। तो अब आप क्या देखते हैं कि स्मूथली इलेक्शन हो जाएंगे? और कोई इसके अलावा अगर बात की जा रही मुलाकातों की, तो शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से, मौलाना फजल रहमान से, और कहीं ना कहीं ये आवाज़ भी कहीं से आ रही है कि शायद वो भी असम्बली से निकलने की हिकमत अमली पर गौर करें। तो क्या देखते हैं, इलेक्शन अब स्मूथ होंगे? देखिए, मैं एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि जो हुकूमती जमातें हैं वो नहीं चाहती कि इंतखाबात हों, लेकिन जो इस पार्टी लगती है कि गालिबन इंतखाबात के लिए रिलेटिवली जो है ज़्यादा रिलेटिव नहीं है कि इंतखाबात हो या ना हो। इतनी ज्यादा शद्दोमत के साथ पीपल्स पार्टी उसकी अपोजिशन नहीं करी जैसे कि फजल रहमान साहब और PMLN के लोग कर रहे हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो है वो इत्तेफाक नहीं है इसके ऊपर के इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने। तो एक तो ये, दूसरा ये कि गालिबन ये लगता है कि जो पंजाब के इलेक्शन है
उनको भी सैबोटाइज करने की हुई नजर आ रही है। ख्याल के ये जो कोशिश है ये कामयाब हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत वाज़ेह हुक्म है, इलेक्शन की तारीख दी जा चुकी है। जो है जनरल इंतखाब जो हमारी कौमी असम्बली के और सिंध और बलूचिस्तान के है, उसके लिए भी हुकूमत तैयार हो जाए तो पीटीआई भी उसके लिए तैयार हो जाए तो कोई दरमियानी रास्ता फिर उसी सूरत में निकल सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जो है वो अप्रैल मई से आगे नहीं जा सकते। ये इंतखाबात होने लाजमी है, क्योंकि जो क्राइसिस है वो मल्टी सिक्योरिटी जारी है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स है, बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है और कोई इसमें बेहतरी आने की कोई उम्मीद जो है तक बिल करीब में नहीं है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी डीपन होती जा रही है, तो ये कोई मुल्क के लिए, कौम के लिए भी बेहतर नहीं है अनलेस के अवाम की तरफ से कोई प्रेशर बढ़े। सिविल सोसाइटी बिल्कुल खामोश है, सिविल सोसाइटी को अपनी आवाज उठानी चाहिए और तभी जाकर ये इंतखाबात और जो है कोई नॉर्मैलिटी पाकिस्तान में आ सकती है। जी हरमीत सर, हमने देखा आपने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका बयान आपने देखा, या मौलाना साहब का जो बयान है वो आपने आपकी नज़र से गुजरा होगा। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अब हल्का पुल्का एहसास हो रहा है पीपल्स पार्टी को भी कि ये जो हुकूमत में हम आए हैं तो आज हल्कों में जाना भी मुश्किल हो गया, और जो कहीं ना कहीं हल्की पुल्की मकबूलियत थी वहाँ पे भी कमी आ रही है, और कल धमकी भी दी गई कि अगर ये मामलात ना सुलझाए गए, ख़ासकर हल्का बंदियों के हवाले से जो एक बहुत बड़ा मसला एमकेएम का भी रहा है, और साथ साथ हमने ये देखा है कि जो सैलाब की तबाहकारी उस पर फोकस ना किया गया तो फिर कहीं ना कहीं अल्टीमेटम जो है वो दिया जा सकता है। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि आखिर पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको सडनली हल्का जो नया सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस, उसके बारे में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात और जो खदशात ज़ाहिर करने शुरू किए। हालांकि उनकी मर्जी के साथ ये सेंसस शुरू हुआ है, लेकिन सडनली क्या हुआ है, असल में क्या हुआ है, पिछले चंद हफ्तों में आपने देखा होगा अवामी तहरीक ने कराची में बहुत बड़ा जुलूस निकाला है सेंसस के खिलाफ, डिजिटल सेंसस के खिलाफ। इसके अलावा जो सिंध की पार्टियां हैं वो बहुत बड़ी शद्दोमत के साथ कादर मक्सी साहब और जो बाकी कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने बहुत ही जो है वो एग्रेसिवली जो है इस सेंसस के खिलाफ तहरीक चलाई है। और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा ने जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज का विजिट किया, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस रिलीज जो जारी की है उसमें उन्होंने बहुत ही जो ऐसे बातें की हैं जिससे साफ पता चलता है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, जो रिहेबिलिटेशन का काम वो भी नहीं हो रहा। अभी पीडीएमए जो है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो सिंध की है उसने बयान दिया है कि 90% इलाकों में पानी खड़ा है, लोगों के अंदर शदीद गुस्सा है, और अगर ये हल नहीं होगा तो जाहिर है अब ये जो प्रेशर है पीपल्स पार्टी के ऊपर उसको जरा, और जो एंगर है उसको डाइवर्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी अब सेंटर के ऊपर जो है मुद्दा डाल रही है। तो हालांकि पीपल्स पार्टी की सिंध की हुकूमत भी बराबर की सर, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो बयान आपकी नज़र करूंगा जिसमें वही मौसूफी फरमा रहे हैं कि तुर्की में हालात जब तक नॉर्मल नहीं होते तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे तो उसने अपनी शर्ट भी बेचनी थी आटा सस्ता करने के लिए वो शांगला में, लेकिन बेची नहीं, मेरे इलाके में आए थे, लेकिन अब भी इंतजार करेंगे आटा कब सस्ता होगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया है कि खान साहब को अगर गैरत लेनी है, थोड़ा सबक लेना है तो मियाँ साहब से सीख ले थोड़ा सा, तो लंदन जाना होगा फिर खान साहब को। सर क्या करना होगा? देखिए, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को ऐसी जमातें जो हैं जिन्होंने 40 साल से मुसलसल हुक्मरानी की है, अब वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते इस तरह की रेटोरिक से, क्योंकि परफॉर्मेंस जो माजी की परफॉर्मेंस है और आज की जो उनकी कारकर्दगी है उससे हर शख्स पाकिस्तान में, स्कूल का बच्चा भी और जो
छोटे छोटे बच्चे हैं सैलाबज़दा इलाकों में, उनके स्कूल बंद हैं, बच्चियों के स्कूल बंद हैं। तो ये इस तरह की बातें करके तवज्जो हटाने की बात है। और ये भी जाहिर करता है कि जो जुगतबाजी है, जो ट्रिवलाइज करने की कोशिश हो रही है सियासी रहनुमाओं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से, तो ये काम करने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के बहुत एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम हो गए हैं। लोगों की बका और जिंदगी का मसला बन चुका है। लोगों ने उसको देखना है कि जो उनको चीजें, वो पंजाबी में कहते हैं पता है जन्ने पाई हुई है कि लग रही या नहीं लग रही। तो मामला तो ये है कि अपना जो लोगों की तकलीफ है, जिस अजाब से लोग गुजर रहे हैं, वो महज इस तरह की तकरीरें करने से वो दूर नहीं होने वाली, सिवाय इसके कि जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको जरा जो है आप खुश कर लें वक्ती तौर पर। लेकिन जो भी किसी पार्टी का कारकुन है उसको पता है कि वो बेचारा जो है वो एक दिन में अपना गुजारा कैसे करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये लंदन की बातें खत्म हो गई हैं, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मियां साहब वापस नहीं आ रहे कि अभी तक उनको नहीं गारंटी कि कल क्या होना है, क्योंकि पोलराइजेशन इस कदर है, पुश एंड इस कदर है कि किसी को, जो पहलवान है उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या वो जीतेंगे हारेंगे, उनके साथ अवाम क्या सलूक करेगी। लेकिन एक चीज वाजे है कि जो इलेक्शन ना करवाने के पीछे एक बड़ी वजह जो है वो सिर्फ ये खौफ है कि राजनपुर के इंतखाब में जो कुछ हुआ, ठीक है सर भाई साहब, थैंक यू सो मच। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि खैर पीटीआई का वो बिल्कुल आया है, मौजूदा हुकूमत हो या दीगर पार्टीज हो। खैर हमने एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। और आजकल अगर हम बात करें यंगस्टर्स की या जॉब होल्डर जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इस शदीद बढ़ती महंगाई में हर बंदा ये कहता है कि महंगाई डबल और ट्रिपल हो गई है, लेकिन हमारी सैलरी और डिजिट्स जो है वो उतने के उतने ही हैं। तो इसमें एक ऐसा आइडिया जिस पर लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड यंग एंटरप्रेन्योरशिप। खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को अब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, और इसकी लाइव एग्जाम्पल्स भी हमारे पास बहुत सारी हैं कि आप घर बैठ के या तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, या फिर अगर आप आइडिया की बात करें तो बाज़ वक़्त मैंने लोगों को एक छोटे से आइडिया से ग्रो करते हुए देखा है। एक छोटे से आइडिया से आप एक एक एम्पायर भी खड़ा कर सकते हैं। तो आप घर में जहाँ पर इनिशियल स्टेजेस पर सिर्फ एक आइडिया की बेस पर किस तरह से आप घर से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, और घर में, या फिर अगर मैं किचन की बात करूँ तो एक किचन से किस तरह से ख़वातीन और यंग बच्चियाँ जो है उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है, और ना जॉब करनी है ना बाहर जाने, और बाहर जाने के जो बहुत सारे मुआशरती मसाइल है हमारे, उसको फेस करने की बजाय घर में रह के आप अच्छे तरीके से अगर कमा सकते हैं तो इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता है। इसी की लाइव एग्जांपल निम्रा हमारे साथ मौजूद है। निम्रा तारिक इन्हें कहते हैं, बेकिंग एक्सपर्ट है, अपना बेकिंग इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, बेकिंग पेज भी चलाती हैं, और बाकायदा कस्टमाइज्ड केक और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेकिंग एक्सपर्टीज़ में आती हैं उसको जो है वो एज अ बिजनेस रन कर रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में निम्रा को हम वेलकम कहते हैं। निम्रा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गुड टू सी यू बेटा। बताओ कि मैंने जब आपका सोशल मीडिया पे सारा कुछ देखा, और बहुत यंग एज में, जस्ट 21 और 22, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि बेकिंग शुरू कब से की, शौक था या फिर इसलिए किया कि चलो इसमें कुछ कमाते हैं, टू अर्न समथिंग? मैम मैंने बेकिंग अपनी काफ़ी टाइम से स्टार्ट थी, लेकिन उसको प्रोफेशन नहीं बनाया था मैंने। अच्छा। तो अक्टूबर में 29 अक्टूबर में मैंने अपना पेज बनाया इंस्टा पर, और तब से मैंने फिर इसको अपने, मुझे ना ये एक्चुअली प्रोफेशनल मैंने नहीं करना था, मुझे सिर्फ इसका शौक था, लाइक पैशन था मुझे। मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया। मैंने पेज बनाया, उसमें केक्स की अपनी जो भी बनाती थी मैं, केक्स पेस्ट्रीज, उसकी पिक्चर्स अपलोड की। अच्छा। और फिर लाइक काफ़ी ज़्यादा काम किया। लाइक पहले मुझे कस्टमर्स नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैंने अपने रिलेटिव्स फैमिलीज़ में उनको देना शुरू किया। लाइक मेरा टेस्ट आप देखें केक का कैसा है, आपको पसंद आ रहा है, और फिर इस तरह मैंने काम शुरू किया। घर में टेस्ट कराना शुरू कर दिया ना, कि चलिए आप टेस्ट करें फिर उसके बाद मार्केट में आएंगे। जी बिल्कुल। और फिर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेज लाइक लोगों को पता चलता गया, जिस तरह फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में, तो लोगों को पता चला, वो मुझे ऑर्डर्स करते रहे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा काम कर रही हूँ और लोग। अच्छा निम्रा, बताए आपको बुलाने का मकसद ये भी है, अगर आप देखें आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, टीवी पे जब वो लोग आते हैं तो इतना ज़्यादा लोगों को खैर पता भी नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस या सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी जो है वो आजकल बिजनेस का बेसिक कॉज बनती है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पर आजकल जो चीज़ें ट्रेंड में है वो है कस्टमाइज केक, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांडिंग जो कि वो लोग कर लेते हैं, जिसके बाद लोग अब आजकल आप देखें, पहले बर्थडे होती थी, एनिवर्सरी होती थी, एक छोटा सा सादा सा केक होता था जिससे आप सारा कुछ कर लेते, सब कुछ भुगता
लेते थे। अब आपकी पर्सनालिटी की डिपिक्शन जो है वो आपके केक पे आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कस्टमाइज्ड केक का बहुत रुझान है। तो शुरू भी आपने कस्टमाइज्ड केक से ही किया था, जो कि जिसकी वजह से आप काफ़ी फेमस हुई हैं? नहीं मैम, मैंने शुरू कस्टमाइज केक से नहीं किया था। शुरू सिंपल लाइक आपको बेकरी से जो केक मिल जाती है ना, मैंने वहीं से शुरू किया था। अच्छा। लाइक देखिए, आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर ही आप आगे जाते हैं ना। तो मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, लाइक क्रीम केक्स, इस तरह क्रीम कप केक्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम करना शुरू किया। मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ कैसी है, और फिर मैं कस्टमाइज केक की तरफ आई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कस्टमाइज केक्स के ऑर्डर्स लेती हूँ और उन पर काम करती हूँ। कितने ऑर्डर्स आते हैं? मतलब अगर आपको हमने शो में बुलाया तो ये बताएं कि जो देखने वाली बच्चियां हैं, जो घर में पढ़ भी रही हैं और एज भी कम है, अगर आप शुरू करती हैं, जी। आप तो स्टार्टअप है, कितना कमा लेती हैं मैक्सिमम? मैम अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लेती हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना कमा पाऊँगी। मैं बस लोगों को देखती थी कि यार ये घर में बैठ के किस तरह कमा लेते हैं। लाइक हाफ मंथ, अभी मैंने लास्ट डेज में वैलेंटाइन था तो मैंने उसकी डील लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा लाइक 4 डिजिट में तो अर्न किया था मैंने घर में बैठ कर, वो भी हाफ मंथ में 14 फेब तक मैंने अर्न किया था। दैट्स रियली गुड। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। निम्रा माशाल्लाह बड़ी क्यूट हो, बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत बड़ी बात है निम्रा। वैसे निम्रा, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हार्डल्स बहुत सारी होती हैं, कहीं ना कहीं घर में भी कहा जाता है आसपास में कि क्या कर रहे हो, कौन सा पागलपन तुमने स्टार्ट किया। वैसे अगर मैं आपकी बात करूं, जाहिर बात है आपने जब शुरुआत की होगी तो फिर तजुर्बा जो है वो भी सिलसिला शुरू हो जाता है कि मैंने ये तजुर्बा करना है, वो करना है, और कहीं ना कहीं उसमें बंदा फ्लॉप भी होता है। तो ऐसे में क्या अम्मी से डांट पड़ती थी कि पुत्र सारा आटा तुमने ऐसे बिखेर दिया, वो फायदा होना ही नहीं है, या उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं खैर खैर करो पुत्र हो करो, जाए? जैसे करना है करो। नहीं सर, एक्चुअली पता है क्या है कि हमारी मदर्स जो है ना, अगर वो हमें कह भी रही है ना तो हमारे भले के लिए कह रही हैं। मुझे इतनी सपोर्ट थी मेरे पेरेंट्स की तरफ से, लाइक अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ, मैं यहाँ पर हो ही नहीं सकती थी। लाइक मेरे बाबा ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना। मैं खुद BBA पढ़ रही हूँ और मैं अपने फाइनेंशियल्स खुद नहीं देख सकती थी। मेरे बाबा ने मुझे सारा सिखाया कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। और अब अपने फाइनेंशियल मुझे लगता है आप खुद उठा लेती हैं। जी आप उठा लेती हूँ। ये बड़ी बात है। आपको पता है, आप जब अपने शौक की वजह से कमाना शुरू कर देते हैं, वो कहते नहीं है अरमीत, हमने बड़ा सुना है कि जब आपका शौक आपका जरिया मुआश बन जाए ना, तो इससे बेहतरीन याशी वाली जिंदगी हो ही नहीं सकती। तो आप देखिए, शौक से आप कमा रही है, खैर अपने एक्सपेंस भी उठा रही है, लेकिन आपको पता है जो स्क्रीन के उस तरफ हमें खवातीन देख रही है ना, उनको लगता है कि अगर आपने बेकिंग करनी है या आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको वसाइल चाहिए, एक्सपेंडिचर्स चाहिए, एक्सपेंसिव ओवंस की बात करें और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें। आजकल आपको पता है बेकिंग में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। जब आपने शुरू किया, कितने वसाइल से शुरू किया? बाज़ वक़्त हम घर में ख़वातीन को प्रेशर कुकर में भी बनाते हुए देखा है मैंने केक्स, तो आपने कैसे शुरू किया और जिन्होंने शुरू करना है उन्हें क्या टिप्स देंगे? मैम मैंने जब शुरू किया था ना, मैंने भी प्रेशर कुकर से, इवन दैट मैं पतीली में बनाती थी, मेरे पास ओवन नहीं था, बेकिंग ओवन नहीं था मेरे पास, दूसरा था। तो मुझे इतना था कि यार नहीं बनाना है कुछ। शुरू में काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई और मैं ना डिसहार्ट हो जाती थी कि नहीं यार नहीं करना, वो होता तो नहीं है ठीक, नहीं करना। फिर मेरे घर वालों ने, मेरे बाबा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बहुत अच्छा बना। वो हमेशा कुछ कलर भी मुझे लग रहा होता था वो ख़राब है और वो हमेशा तारीफ़ करते थे। तो मैंने बिल्कुल भी छोटी अमाउंट से, मेरे बाबा ने सारा इन्वेस्ट किया। लाइक मैंने कुछ सामान मंगाया जो बेसिक सामान था ना, आप जस्ट वो लें जो ख़वातीन करना चाहती हैं। बेसिक सामान इतना महंगा नहीं आता, आपका 2-3 हज़ार में वो सामान आ जाएगा। चूल्हे पे बनाना है, ओवन पे तो बनाने की हम बात ही नहीं कर रहे। चलिए अगर आप बता ही रही हैं तो बता दें कि अगर जिसने आज ही आपको सोच के घर से कुछ चीज़ें निकालनी है अपने किचन से और अपने चूल्हे पे केक बनाना है, तो वो कैसे करे? मैम कुछ भी नहीं करना, आपके पास सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। मैदा घर में ऑलमोस्ट अवेलेबल होता है, सब कुछ घर में अवेलेबल होता है। आपने जस्ट आप किसी भी यूट्यूब चैनल से रेसिपी निकाल लें, आपको खुद आती है। बैटर तो बनाना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, सबको ही ऑलमोस्ट आता होता है। अच्छा। आप जस्ट बैटर बनाएं और आपने जो पतीली या कुकर जिसमें भी बनाना है उसमें आप बेक कर सकते हैं। आप अपने घर वालों को ट्राई करवाएं, उनको अच्छा लगेगा, आप इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है। अच्छा निम्रा, अगर हम देखें आज के कल की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ बेकरी में जाते हैं, वैसे टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए और कीमतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं चाइना से लाई जाती हैं। और वैसे भी बेकरी आइटम्स को कहा जाता है कि ये एलीट क्लास का वो है, खाना पीना है। वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मल लाइफ के सबके इस्तेमाल में है। ऐसे अब ईद आएगी तो फिर भी उसका इस्तेमाल बढ़ेगा। लेकिन आपसे टिप्स लेना चाहेंगे कि अगर मेहमान आता है और आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो भैया खड़का के आप एक अच्छा सा केक बना सकते हैं। क्या ऐसा सिंपल सा कोई टिप्स हमें, ये जो देखने वाले हैं सोहा भी घर में कहीं ना कहीं अप्लाई करेगी कि भाई मज़े वाला केक बना के वो खिलाए सबको? हाँ, ट्राई
करूँगी। जी सर, सबसे जो इजी वे है ना, आप बनाना ब्रेड देखें, आपने सुना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही है, लोग इतना पसंद करें ना बनाना ब्रेड को, और अगर उसके अंदर चॉकलेट ऐड हो जाए तो फिर तो उसका कोई वो है ही नहीं ना। और आपको पता है चॉकलेट लवर आप भी होंगे, यहाँ पे मैम भी हाँ, होंगी। चॉकलेट किसको नहीं पसंद। तो वो अगर आप ट्राई करें, वो बहुत ईजी रेसिपी है, लाइक आप आधे घंटे में उसको बना सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, आपको अच्छा। यूट्यूब से मिल सकती है, आप इजीली उसको बना सकते हैं। अच्छा, YouTube से याद आया कि सोशल मीडिया अच्छा, एग्जिस्टेंस निम्रा बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है सोशल मीडिया एक वाहिद प्लेटफॉर्म है कि आपको इंस्टीट्यूट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, शॉप बनाने की है, बेकरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बनाएं, घर की किचन में बनाएं, एक छोटा सा कॉर्नर बनाएं, वहाँ शूट करें और आप सब कुछ अपलोड कर दें, और आप यही कर रही हैं। अब ऑर्डर्स अगर देखें तो ज़्यादातर आपको क्या लगता है इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स किस चीज़ के आते हैं और आपको ज़्यादा काम किस चीज़ पर करना पड़ता है? मैम देखें, ये ना टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लाइक अभी देखें जिस तरह वेडिंग सीजन है तो वेडिंग केक्स आ रहे हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हर केक में कस्टमर चाह रहे हैं कि वेरिएशन हो, कुछ चेंजेस हो और कुछ यूनिक स्टाइल हो। अच्छा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेहंदी केक है तो वो ढोलक केक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो चल रहे हैं। इस तरह के लोग लाइक यूनिक चीज़ें चाह रहे हैं कि वो आएँ मार्केट में। अच्छा, चलिए निम्रा एक काम अच्छा करें। निम्रा, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है, आपने शुरुआत की और बहुत सारी खवातीन ऐसी है तो जिनका दिल नहीं करता कि वो आउट घर से बाहर जाएं और कहीं ना कहीं जगह में काम करें। आजकल ऑनलाइन या इस कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत सारा दुख भी दिया लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी। तो निम्रा, क्या इरादा है कि भैया, वैसे तो मामला अच्छा जा रहा है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अब छाई हुई हैं और कहीं ना कहीं ऑर्डर भी हो रहे हैं, क्या तालीम मुकम्मल करने के बाद आगे कोई इरादा है कि कोई अच्छी सी बेकरी खोलूँ, कोई अच्छे सा लाहौर में या कहीं ना कहीं, जिस तरह हम ख्वातीन को देख रहे हैं आजकल उनकी अपने मुख्तलिफ जगहों में ब्रांचेस खुल रही हैं, तो आपका क्या इरादा है इसमें? जी सर, एक्चुअली ना मुझे ऑर्डर्स आते हैं आउट ऑफ सिटी के भी, लेकिन मैं वो ले नहीं सकती। मसला ये है कि वो वहाँ पर डिलीवर नहीं करवा सकती मैं। तो मेरा ये प्लान है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी बेकरी खोलूँगी फ्यूचर अपनी एजुकेशन के बाद। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, लाइक वहाँ पर जितने भी मेरे वहाँ पे काउंटर में जो भी लाइक है ना, वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर लड़कियाँ हों। वुमेन ओरिएंटेड बेकरी बनाने का आप बिल्कुल, सोच रही हैं कि आपकी इंशाल्लाह। सेल्स गर्ल से लेके आपकी डिलीवरी, आपकी किचन एंड एवरीवेयर यू कैन सी वुमेन ऑल अराउंड। जी, इंशाल्लाह। अच्छा निम्रा, सुबह सुबह का टाइम है और एक तो मंडे है, यानी फर्स्ट वर्किंग डे है, तो आज खवातीन जो घर बैठी हैं सोची कि इस हफ्ते हम क्या करें, या कुछ ऐसा कि अच्छा सा बना के बच्चों को खिलाएं। एक क्विक सी अच्छी सी रेसिपी आप हमें बता दें ताकि जो देखने वाले उसको आज ही घर में ट्राई ज़रूर करें कि आज चले हम कुछ अच्छा सा ट्राई करते हैं। बच्चों को मोस्टली कपकेक्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। रेसिपी बताएं। जी आप मैदा ले सकते हैं, लाइक 1 कप मैदा ले लें। आपने शुगर लेनी है, लाइक जितना आपने मैदा लेना ना उतनी आपने शुगर लेना है, इक्वल क्वांटिटी में। मैदा लिया, शुगर लिया, बेकिंग पाउडर लिया, आपको इजीली मिल सकता है। अगर बेकिंग पाउडर नहीं मिलेगा तो बेकिंग सोडा यूज़ कर लें, वैसे बेकिंग पाउडर मोस्ट हम जी बिल्कुल बेकिंग पाउडर यूज़ कर लें। उसके बाद अगर आपने चॉकलेट मफिन्स बनाने हैं तो कोको पाउडर ऐड कर लें, अदरवाइज आपने नहीं बनाने तो आप कोको पाउडर नहीं ऐड करें और ऑयल यूज़ कर लें। इसके अलावा आपका बैटर रेडी हो जाएगा। वेनिला एसेंस ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो एग की, आपको पता है एग यूज़ होंगे उसके अंदर। हाँ। तो आपने कपकेक्स बनाकर आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा, सुबह सुबह मीठी रेसिपी देखिए आपको निम्रा ने बता दिया। निम्रा, इसके अलावा कोई ऐसा पैगाम जो आप अपनी से छोटी बच्चियों को देना चाहिए, बिकॉज स्टडीज साथ मैनेज करना और फिर साथ बिजनेस भी करना, पैरेलल दोनों चीज़ों को लेकर चलना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हाउ कुड यू मैनेज, और जो करना चाहती हैं और कमाना भी चाहती है लेकिन पढ़ाई भी कर रही है, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैम मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप कुछ करें, लाइक आपके अंदर किसी चीज़ का है तो आप कर लें, क्योंकि आजकल तो इंस्टा फेसबुक ये आपको इतना आगे लेकर आ रहा है। आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक ये ना देखें कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये करें तो हम कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा। हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लाइक मैं भी जिस तरह पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्टीज आती है मुझे पता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। और आपको अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, आपके पेरेंट्स, तो आप फिर कर सकते हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जी, डू do। और डू इट नाउ, अभी आप शुरू करें। खैर निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी अच्छी और की, और आपने ये बातें जो हैं वो मतलब आपको सुनने में बहुत नॉर्मल और बड़ी कैजुअल सी लगती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही बातें जो है लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल देती हैं। कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप में कोई थोड़ा सा भी टैलेंट है, चले फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी है तो आप सीख सकते हो। मतलब बेकिंग जैसा या XYZ, इस तरह के बहुत सारे काम है जो सीख कर आप घर से कमाना शुरू कर सकते हैं। सो अभी आज से शुरू करें और सोचना कम से कम शुरू करें, चीज़ें खुद ब खुद ही हो जाती हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विक सी वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
Welcome back after the break. So let's talk about Pakistan Super League Season 8 HPL। और हम इस मैच की बात करें तो अभी तो हाईजैक ही नजर आ रहा है खैर लाहौर कलंदर्स का, लेकिन अफसोस वाली खबर कराचियंस के लिए ये है कि कराची किंग्स जो है वो PSL से आउट होने वाली पहली टीम बन गई है। तो कराची किंग्स विनर्स भी रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ट्रॉफी जो है, बल्कि इस दफ़ा नहीं पिछली दफ़ा जो लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी लिया वो जनाब इस मूड में नहीं कि वो ट्रॉफी किसी के साथ भी शेयर करें। खैर ये प्रैक्टिस जो है उनकी सारी मैचेस में नजर भी आ रही है। अब क्या क्या फ्लॉज टीम में रहे जिसकी वजह से कराची किंग्स को आउट होना पड़ा, और जो मौजूदा टीम्स हैं उनको किन चीजों पर काम करना चाहिए ताकि वो स्टेबिलिटी रहे उनके खेल में, इस पर हम बात कर लेते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया है, तो उनको गुड मॉर्निंग पब्लिक में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आपको गुड मॉर्निंग पूरी टीम की तरफ से। सर कहिएगा कि कराचियंस जो हैं वो अब आज उनकी तो मॉर्निंग गुड खैर नहीं है, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड भी थे, काम भी काफ़ी किया। कहाँ कहाँ मसले रह गए, आपको क्या लगता है? सुहा, मेरे ख्याल में जो कराची के साथ मसला आ रहा है वो उनकी बॉलिंग का मसला आ रहा है कि मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में 3-4 मैचेस में मोहम्मद आमिर अनफिट हो गए। फिर थोड़ा लक भी कराची के साथ फेवर नहीं कर रहा। एक मैच 2 रन से हार गए, एक मैच शायद 3 रन से हार गए, एक 6 रन से हार गए, तो किस्मत भी थोड़ा सा उन पर मेहरबान नहीं है। तो मेरा ख्याल में मैं चूंकि कराची से मेरा ताल्लुक है और कराची हाइट्स आपको पता है कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, लेकिन जो परफॉर्मेंस कराची की टीम दे रही है इस पाकिस्तान सुपर लीग में वो मेरा ख्याल में कराची वालों के लिए मायूसियां ज्यादा ला रही है बनस्बत आपके शहर के लाहौर कलंदर्स वालों ने तो अभी तक हाईजैक किया है PSL को सर। अल्लाह करे कि इसी तरह कलंदर्स जो हैं वो अपना सफर इख्तिताम करें, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये 2 टीमें जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही हैं और दोनों प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन अब जो बॉटम की 4 टीमें रह गई हैं उसमें मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी जरा बेहतर पोजीशन में, लेकिन आज जो बिल्कुल नीचे की 2 टीमें कराची कोयटा, एक टीम तो एटलीस्ट आज बिल्कुल उसके लिए एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि वो आगे जा सकेगी या नहीं जा सकेगी। सर आपको पता है हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक में अब 2 ही चीजें हैं। जिस तरह सोहा ने शुरुआत की है, यानी उस टीमों से जो पहले हमने देखा कि कराची किंग्स की उन्होंने बात की, तो फिर कोयटा पे अगर हम आए तो कोयटा की अगर बात की जाए सर, क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर हम कोयटा को दे दें कि मुसलसल नाकामी है आगे बढ़ने के बजाय? हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे बैट्समैन या बॉलर जो है, खासकर नवाज की बात की जाए, दीगर खिलाड़ियों की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन तनकीद कप्तान पे बहुत की जा रही है। आप कैसे देखते हैं सर कोयटा को? देखिए हरमीत साहब, कप्तान के बारे में कहते हैं ना कि उसको फ्रंट से लीड करना चाहिए। इत्तेफाक से सरफराज जो पिछले 7 साल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे, सरफराज इस साल थोड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। फिर अभी तक आप देखें कि कोयटा का कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। कल उन्होंने 7वां मैच अपना खेल लिया, अच्छा मैच खेलते हैं, वहां भी फिनिशिंग टच नजर नहीं आ रहे। कभी वो उमर अकमल को खिलाते हैं, कभी उमर अकमल को बिठाते हैं। फिर एक और जो मसला बड़ा दरपेश है, वो मसला मेरे ख्याल में जब से हसरंगा एक श्रीलंकन प्लेयर को कोयटा ने दिया था, वो उनके मेन स्पिन बॉलर थे, लेकिन हसरंगा अभी तक चूंकि आ नहीं सके, उसके बाद जो उन्होंने मुख्तलिफ फॉरेन प्लेयर्स लिए वो भी पैचेस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो कोयटा की टीम में अभी तक में तसलसल नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि कोयटा और कराची की टीमें अगर कोई यहाँ पर कोई अनहोनी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इस साल की तो सरफराज के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जॉन स्मिथ के हवाले से अगर हम देखें तो बॉलिंग भी उनकी कोई अच्छी नहीं है, बैटिंग भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन सरफराज कहीं ना कहीं उनको बड़ा सेफ जोन में लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टीम को भी जो है, यानी कोयटा आज इस दहलीज पर पहुंची भी इस वजह से कि कहीं ना कहीं सेफ जोन में खिलाड़ियों को लेके जाना नुकसानदेह साबित हो रहा है कोयटा के लिए। तो आपको क्या लगता है सर कि आने वाला जो PSL है, अगर जिंदगी रही तो क्या इसमें तब्दीलियां हो सकती हैं? बड़ी तब्दीली आपको कोई रुनुमा नजर आती हैं सर? देखिए हरमीत साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स वाहिद टीम है कि पहले साल से ये 8वां साल है, एक ही कप्तान है सरफराज अहमद और एक ही हेड कोच है मोइन खान,
और इत्तेफाक से जो कोयटा की दरियाफ्त थी, आजम खान कल रात भी उन्होंने मैच जितवा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को Exactly, अपनी पुरानी कमाल टीम की के खिलाफ, performance। अपने वालिद की टीम के खिलाफ। और कराची में जो मैच हुआ उसमें भी आजम खान ने 75 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। तो मेरे ख्याल में लक फैक्टर कोयटा के साथ भी है कि कोयटा जिस टीम को, जिस प्लेयर को छोड़ रहा है, वो दूसरी टीमों में जाके वो कोयटा के खिलाफ ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कोयटा का कॉम्बिनेशन अनफॉर्चुनेटली जितने उनकी सर्विसेज हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जितनी उन्होंने पास में परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, यहाँ कोयटा की टीम हमें वो टीम नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बुझी बुझी सी टीम है ना। उनकी बैटिंग में हमें वो स्पार्क नजर आ रहा है। बॉलिंग जो है कभी बहुत अच्छा खेलती है। आप देखें कि एक मैच कोयटा ने 7 में से जीता है, वो भी मार्टिन गुप्टिल जो है उन्होंने सेंचुरी बनाई, कराची के खिलाफ कोयटा ने मैच जीता। लेकिन उसके बाद से मार्टिन गुप्टिल ने भी परफॉर्मेंस नहीं की। फाइनली कल जो मैच हुआ है पिंडी स्टेडियम में, तो मार्टिन गुप्टिल को भी कोयटा ने ड्रॉप किया। जेसन रॉय इंग्लैंड के प्लेयर, वो कोयटा की तरफ से खेल रहे थे, यहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उन्हें नेशनल ड्यूटी पर जाना पड़ा बांग्लादेश। वहां पहुंच के उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से सेंचुरी बना दी, कोयटा की तरफ से इत्तेफाक से जेसन रॉय कुछ कर नहीं सके। तो मेरे ख्याल में कुछ उन्हें अब सदका देने का टाइम आ गया। सर, सदका देने के साथ साथ ये कहेगा कॉम्बिनेशन की आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और उसकी बात बड़ी, आपकी बात बड़ी वैलिड है इस हवाले से कि कॉम्बिनेशन अगर लाहौर कलंदर्स का देखा जाए तो रऊफ की परफॉर्मेंस देख लें या आप शाहीन तो असल इकबाल के शाहीन बनते जा रहे हैं, तो ये लक भी काफ़ी उनकी तरफ है। लेकिन क्रिकेट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाता है बाजू का। थ्रू आउट जर्नी और मैचेस बड़े अच्छे रहे हैं, बड़े स्मूथ रहे हैं। ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें लगती हैं आपको जिस पर जीत जो है वो यकीनी बनाने के लिए लाहौर कलंदर्स को उस पर कायम रहना चाहिए या फिर उसको ऐड कर लेना चाहिए, या कॉम्बिनेशन जो जा रहा है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है? सुहाग कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज है। इस खेल में खुशियां भी बहुत मिलती हैं और गम भी बहुत बाज़ मिलते दफा हैं। हमने गम भी बहुत मिलते हैं, प्लेयर्स को रोते हुए भी देखा है। Yes. अगर आप पहले 5 साल लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस देख लें उफ। तो हर साल वो बॉटम पे रहते थे। Yes. लेकिन उनकी जो मुस्तकिल मिजाजी थी, फिर उनका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था, आतिफ राना, समीन राना, उन्होंने अपने प्लेयर्स पर ही, आकिब जावेद, उन्होंने अपने प्लेयर्स पर ही ज्यादा इन्वेस्ट किया। आज आप देखें शाहीन शाह आफरीदी को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, या दूसरे उनके जो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो वही प्लेयर हैं जो जब टीम हार रही थी उस वक्त भी कोयटा फखर जमान वो लाहौर कलंदर्स के साथ खेलते थे। वो जो मेहनत थी पिछले अब 8वां साल आ गया, 7 साल की जो मेहनत थी, मेरे ख्याल में उसका उनको समर मिलने लग गया। और आप देखें शाहीन शाह आफरीदी की जो कप्तानी है, उन्होंने अपनी कप्तानी से बिल्कुल टीम को चेंज कर दिया है। हाँ। वो एक ग्राउंड में ऐसे लीडर हैं, अगर कोई कैच ड्रॉप कर दे तो जाते हैं मुस्कुराते हुए उसको बकअप करते हैं। अगर कोई गलत आउट हो जाए तो वहां भी उनके इमोशंस हमें ग्राउंड में नजर नहीं आते। हाँ। बास कप्तान, जिनमें सरफराज भी एक कप्तान। भट्टी साहब, एक और चीज जो हमने देखी है, सोशल मीडिया पे हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा, बहुत सारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट जितने भी थे मेरे समेत, हमने भी कहीं ना कहीं आजम खान को तनकीद का निशाना बनाया। कहीं ना कहीं ऐसा भी हुआ कि इतना ओवरवेट और कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग भी हुई है। कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि चिट्ठी पकड़ाई गई है मोइन खान की जानिब से। तो लेकिन उस बंदे में हमने देखा कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दोबारा बिल्ट उसने की, और कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस आप कैसे समझते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कितनी मैच्योरिटी वो दिखा सकते हैं? जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुसलसल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और बड़े आराम से, धीमे से वो जिस तरह गेंदों को बाउंड्री के उस पार फेंकते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आजम खान नो डाउट बड़े एक चेंज प्लेयर नजर आ रहे हैं इस PSL 8 में। कल रात जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, शुरू में आप देखें कि वो स्ट्रोक्स नहीं खेल रहे थे, वो विकेट को बचा रहे थे और गेम को आगे लेके चल रहे थे। लेकिन फिर जब ओवर्स कम हुए तो उन्होंने फिर मारधाड़ करके फाइनली आउट हो गए। मैच फहीम अशरफ ने फिनिश किया। लेकिन आजम खान इस PSL 7 की मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह और आजम खान, उनको हम फाइंड कह सकते हैं। हालांकि आजम खान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पोर्ट्समैन के लिए जो वजन का बढ़ना या अपनी फिटनेस को कायम रखना, ये तो देखें आजम खान को करना पड़ेगा। अब उनके लिए बात हो रही है कि वो पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं। अल्लाह करे कि वो अफगानिस्तान की जो सीरीज है, बल्कि ये ब्रेकिंग ही है आपके लिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो इस महीने के आखिर में
3 T20 मैचेस हो रहे हैं, आजम खान को भी लिया जा रहा है, एहसानुल्लाह को भी लिया जा रहा है, लेकिन आजम खान को अपनी फिटनेस पे देखे काम करना होगा। इस वजन के साथ वो खेल तो रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई एक उनको बड़ी इंजरी हो गई ना तो फिर शायद उनका पूरा कैरियर स्टेक पे लग जाए। तो एज ए स्पोर्ट्समैन उनको इस तरफ तवज्जो देनी होगी। बल्कि परसों भट्टी साहब, हम शादाब की अगर हम देखें तो कल उन्होंने जिस तरह शॉट खेला, और वैसे भी उस पर जब शादी हुई है तो ये सवाल भी उनसे किया गया कि क्या कोई अनलकी मामला है, तो उसने वो जवाब जो है वो भी आपने सुना होगा, आप शायद बैठे भी होंगे उस पर कॉन्फ्रेंस में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कल जो शॉट उन्होंने मारा तो उस हवाले से आप नहीं समझते कि बड़े हीरोपंती करने की कोशिश की और नाकामी ही नजर आई? ओवर कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ट हुआ फिर? बिल्कुल हरमीत साहब, नो डाउट शादाब खान जो हैं वो वैसे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करें, और आपको पता है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले भी इस शहर इक़्तिदार में होते हैं। मैं भी इत्तेफाक से इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है स्टेडियम आए। अच्छा अच्छा, आप लाहौर में बैठे हुए ये कह सकते हैं, मैं चूंकि इस्लामाबाद में हूँ, मैं शायद ये बात इस वक्त कह नहीं सकता टीवी पे। अच्छा सर, ये लेकिन जी शादाब की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल शादाब को कल उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन शादाब को डेफिनेटली अपनी परफॉर्मेंस पे तो फोकस भी करना होगा, बेहतरी भी लानी होगी। देखें, अब वो हमारे यहाँ तो हम फौरन बेगम को या तो खुशकिस्मत करार दे देते हैं। किसी ने शाहीन से पूछा जी आपका तो निकाह हो गया, क्या खुशकिस्मत आपकी बेगम आ गई। यहाँ वो कह रहे हैं कि जी वो लेडी लक जो है उनके लिए फेवर नहीं कर रहा। तो बेचारी अब बीवी का क्या कसूर है, वो तो ना किस्मत बनाती है ना किस्मत खराब करती है। लेकिन कौन से हम ये कह सकते हैं जिस तरह हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मंगली है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। हम तो बुशरा बीवी के आने से कहते हैं कि वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान साहब, हम तो ये बातें इस तरह से कनेक्ट करते हैं। खैर, इस पर आप कमेंट कीजिएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है उनकी चॉइस जो है या उनकी सिलेक्शन जो है वो भी बहुत एक अहम किरदार ऑब्वियसली अदा करती है। कराची किंग्स की अगर सिलेक्शन की बात की जाए या फिर अगर हम लाहौर कलंदर्स की सिलेक्शन की बात कर लें, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनकी सिलेक्शन पर आप क्या कमेंट करेंगे? वो भी एक ऐसा जेस्चर था जिससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता था टीम सिलेक्शन को। सोहा, इसमें देखें, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इसमें फॉरेन प्लेयर्स को पिक करना और दुरुस्त जगह के लिए दुरुस्त प्लेयर का इंतखाब करना, यही मेरे ख्याल में मेन चीज होती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट जाता है पूरे पीएसएल के जो एडिशन है। ये वाहिद टीम है जिसने 2 पीएसएल टूर्नामेंट्स भी जीते हुए हैं कि हमेशा से फॉरेन प्लेयर्स के मामले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो जिन लोगों का दिमाग है वो काफी ज़हीन लोग हैं। कराची किंग्स ने भी कोशिश की है। कराची किंग्स वाले इस बार, हालांकि वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम उनके डगआउट में मौजूद है, लेकिन प्लेयर्स के मामले में, टीम कॉम्बिनेशन बनाने के मामले में वो ज्यादा लकी साबित नहीं हुए। लेकिन बाज दफा ये फॉरेन प्लेयर्स आपको लेट डाउन भी कर देते हैं। मुल्तान सुल्तान्स को अगर आप देखें, बड़ी जबरदस्त टीम है, उनके पास भी आप देखें पोलार्ड जैसा प्लेयर भी मौजूद है। लेकिन बाज दफा हमें लगता है कि ये फॉरेनर्स जो हैं, ये इतना ज्यादा पैसा लेने के बावजूद इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में हमें सीरियस नजर नहीं आते। पोलार्ड बाज़-औक़ात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं और बाज़-औक़ात लगता है कि बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये पीएसएल आगे बढ़ेगी, इन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आएगी। और अभी तक मेरे ख्याल में पीएसएल बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन सोहा, इस प्लेटफॉर्म से आपके एक चीज में कहता चलूं कि इस पिंडी स्टेडियम में कल रात भी ना बहुत सारी नशिस्तें खाली थी। इस महंगाई के दौर में, जबकि हम न्यूज चैनल्स देखते हैं कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, तो अगर आप 4-4, 5-5 हजार, 12,000 का भी टिकट है, तो मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब का ये ब्रेन चाइल्ड है पीएसएल, उनकी वजह से पीएसएल पाकिस्तान में इतना बड़ा ब्रांड बना। तो मेरे ख्याल में टिकटों के बारे में नजरसानी करनी चाहिए। खास तौर पे चलें, स्टूडेंट को तो एटलीस्ट आपको 50% टिकट्स, बल्कि 50% से भी ज्यादा टिकट्स जो हैं वो कम करने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इस महंगाई के दौर में अगर आप 2,000 का टिकट खरीद रहे हैं तो उसके बाद आपने वहाँ खाना भी है, आपने टैक्सी के भी पैसे देने हैं, आपने मुश्किल भी बर्दाश्त करनी है। तो मेरे ख्याल में टिकट्स की कीमतें जो है ना, उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। और एक आखिरी बात कि
कि ये जितनी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ना, इसमें जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टेलीविजन राइट्स हैं। टिकटों से इतना पैसा नहीं आता। जब हम देखते हैं कि वीआईपीज 12,000 वाला इंक्लोजर इसलिए फुल होता है कि आपको पता है कि बड़े लोग जो हैं वो तो अपने ताल्लुकात से टिकटें हासिल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो आम लोग हैं, खासतौर पर हमारे नौजवान नस्ल है, तालिब इल्म है, उनके लिए टिकटों की कीमतों पर नजरसानी करने की अशद जरूरत है। सर, आपने इतनी अच्छी बात की है ना, मैं आपकी बात को बार बार सेकंड करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि जितना सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी बदहाली है, इतने शदीद और स्ट्रेसफुल माहौल में एक ये चीप एंटरटेनमेंट होनी चाहिए जहाँ पर लोग जाएं। और सर, लोगों के वहाँ जाने से लोग तो एंटरटेन होंगे, जो एनर्जी और जो इंकरेजमेंट आपके प्लेयर्स को मिलेगी, जो एनर्जी उनकी बूस्ट होगी, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो खैर, इस पर नजरसानी करनी चाहिए और सोचना भी चाहिए। हरमीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी भट्टी साहब, आपसे जानना चाहेंगे। भट्टी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो पाकिस्तान आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीरियस हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती। लेकिन सर, इस PSL वाहिद एक ज़रिया है कि हमारी जो कौमी टीम है इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलते हैं हमारे खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग जो आगे जाके अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह बनाते हैं। आप पूरे इस मैचेस आपने कवर किए, देखें आपने, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आके जाके सर्व कर सकता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान के नाम बहुत सारी जीत कर सकता है, जो ठप्पा है लगा सकता है जीत का? ऐसे कौन से खिलाड़ी पे ज़्यादा आपकी नज़र पड़ी है कि ये कमाल कर जाएगा? देखें हरमीत साहब, एटलीस्ट 3 प्लेयर ऐसे हैं। आजम खान पहले पाकिस्तान को 2 साल पहले रिप्रेजेंट कर चुके, फिर अपनी फिटनेस की वजह से वो बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल में आजम खान वापस आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में। लेकिन जो बिल्कुल नया चेहरा पाकिस्तान टीम में अब बिल्कुल मेरे ख्याल में वो फल तैयार है, वो है फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह। मुल्तान सुल्तान के ये फास्ट बॉलर 150-160 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ फास्ट बॉलिंग की अगर लेगेसी देखें तो क्या इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस ये कम उम्री में पाकिस्तान टीम में 16-16, 17-17, 18-18 साल की उम्र में आए। एहसानुल्लाह वापस आ सकते हैं। फिर इमाद वसीम ने, हालांकि कराची किंग्स की परफॉर्मेंस खराब है, इमाद वसीम जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और नवाज जिस तरह थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इमाद वसीम भी पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। और भी हमारे पास कुछ यंगस्टर्स हैं। ज़ाहिर है फौरी तौर पर बहुत सारे प्लेयर्स तो एकदम से नए नहीं डालेंगे पाकिस्तान टीम में, लेकिन एहसानुल्लाह और आजम खान, ये मुझे लग रहा है कि अभी जो 2-3 दिन में टीम अनाउंस होने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस के लिए, तो ये 2 प्लेयर तो डेफिनेटली आएंगे। और इमाद वसीम का भी 3-4 साल बाद कमबैक होगा पाकिस्तान टीम में। सर, कम बैक की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, मतलब कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आमिर उसमें बड़ा नाम अयासा है, बड़ा अच्छा क्रिकेट का अरूज और पीक, और उसके बाद फिर बहुत सारे मसाइल और फिर बहुत सारी बंदिश, उसके बाद दोबारा कम बैक। तो सर, जब कम बैक होता है तो वो जो आपका एक एनर्जी और जो पोटेंशियल शुरू में था उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको रीन्यू करने के लिए आपको उसी तरह से खेलना पड़ता है जिस तरह से आप खेलते थे या जो आपकी पहचान थी। लेकिन जो प्लेयर्स वापस आते हैं और फिर उस एनर्जी से वापस नहीं आ पाते, तो आपको क्या लगता है इस पर कितना इनको काम करना चाहिए? बिकॉज ये बेसिकली वो एसेट है जो कि अगर चल जाए तो फिर चल जाते हैं। देखिए सोहा, हमारी और आपकी जो फील्ड है इसमें भी जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी आता है और आप में पुख्तगी भी आती है। लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स में और खास तौर पर फास्ट बॉलर्स में मेरे ख्याल में जब उम्र बढ़ती है ना, तो फिर इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब मोहम्मद आमिर नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद आमिर अगर पाकिस्तान टीम में कमबैक करेंगे तो किसकी जगह करेंगे? हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, एहसानुल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं, और 2-3 हमारे पास यंगस्टर हैं। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को या वहाब रियाज को इस स्टेज पर पाकिस्तान टीम में कमबैक करवाना फिर नौजवानों के लिए थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि जी हमारे नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये देखें कि अगर पुराने प्लेयर्स को लाइक मोहम्मद आमिर अगर 30 साल की उम्र में कमबैक करेंगे, जाहिर है 30 साल की उम्र हमारे क्रिकेट में ये होता है कि 1-8 साल उम्र वैसे ही कम लिखवाते हैं। शाहिद आफरीदी की अगर आप किताब पढ़ लें तो फाइनली उन्होंने भी एतराफ किया कि मैंने भी अपनी 3-4 साल उम्र जो थी वो कम लिखवाई थी। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर
अगर आ जाएं सिलेक्टर्स समझते हैं मोहम्मद आमिर को कमबैक करवाना करवा दें, लेकिन फिर नौजवानों के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक कह रहे हैं सर। थैंक यू फॉर योर काइंड रिव्यूज। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े इंटरेस्टिंग सा सेशन उनके साथ रहा। अब लेनी एक ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौला जट के बाद हमने बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फिल्म्स, और अगर हम फिल्म्स की बात करें, ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, तो आपको पता है हरमीत, तो खास तौर पर जब आपका ताल्लुक हरमीत, आपने शॉर्ट फिल्म एक शूट भी की है। ऐसी छोटी छोटी फिल्म्स जो हैं होती तो शॉर्ट है, लेकिन मैसेज बड़ा ज़बरदस्त होता है उनमें। और पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ जिनको सेंसर बोर्ड की जानिब से बैन किया गया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो कांस फेस्टिवल हो या एक्सपीजी कोई भी फेस्टिवल हो, वहाँ पर ज़ीराई भी मिली है, स्टैंडिंग ओवेशन भी मिले हैं। इस तरह से एक और फिल्म, एक और ट्रेलर जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, नूर का, जिसको कॉन फिल्म फेस्टिवल में इस वक्त कामयाबी हासिल हुई है। तो वहाँ पर कामयाबी हासिल होने के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान की मूवी है, तो यहाँ पर भी आवाम का हक बनता है कि वो उसको देखे या उसको अप्रिशिएट करे, या अगर आपने उस पर तनकीद भी करनी है तो उसको पॉजिटिव वे में फीडबैक के तौर पर उसको लेना चाहिए या करना चाहिए। हकीकत पर मबनी हरमीत इस तरह की जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, वही ज़्यादा लोग उसको रिलेट कर पाते हैं कि येस, अपने इर्द गिर्द हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, इस तरह की स्टोरीज़ देखते हैं। और जिन एरियाज़ की हम बात करें, जिन एरिया की डिपिक्शन इस शॉर्ट फिल्म में की गई है हरमीत, आपको पता है ये स्टोरीज़ आपको ऑन एंड ऑफ सुनने में मिलती हैं, लेकिन उसको फिल्माना, लोगों तक पहुंचाना, ये एक आर्ट है। और इस आर्ट को जो है वो कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। और आपको पता है इस तरह से पिछली भी एक मूवी थी, मेरे ख्याल से उसको भी अब सेंसर बोर्ड को चीज़ें ठीक करके दिखाना चाहिए पाकिस्तानियों को। आपका क्या ख्याल है? सोहा, सबसे बड़ा मसला क्या है सेंसर बोर्ड में? अगर हम देखें जॉयलैंड जैसी फिल्म को, अगर आप देखें कि उसको इतना बड़ा अवार्ड जो है वो मिला है, इतनी उसकी व्यूवरशिप आई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि एक तो सिफारशी वाला सीन जो है वो अब भी हमारे ये सारी सूरत हाल को जो है फिल्म इंडस्ट्री को ले डूबा है। फिर जो नया स्क्रिप्ट है नई नस्ल तक पहुंचाना है, कहीं ना कहीं वहाँ पे हम मात खा जाते हैं। अब ये शॉर्ट फिल्म एक ऐसा ज़रिया है जो यूट्यूब के ज़रिए आप वो मसाइल, ये जो शॉर्ट फिल्म अभी इसमें मैंने सीन देखा, यकीनन ये वो मसाइल हैं जो हर घर में किसी न किसी बच्ची को, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप जो होते हैं, ख़ासकर वालिद साहब का एक रोल हमने माशरे में देखा है कि जब बेटियां ज़्यादा पैदा होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने बेटियों पर वो जो तशद्दुद वाला एलिमेंट है, या कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा खौफ वाला माहौल क्रिएट करना जो घर में बनाना, और कहीं ना कहीं पहली औलाद, दूसरी औलाद, तीसरी औलाद, उसका चाहे जेंट्स का ताल्लुक खातून हो या फीमेल हो वो बच्ची, तो फिर वो सारी तशद्दुद का सिलसिला जो है वो चलता जाता है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो सहनी पड़ती हैं एक माँ को, और ताना भी दिया जाता है, ससुरालियों की जानिब से भी ताना दिया जाता है, इर्द गिर्द माहौल से भी दिया जाता है। तो सारी चीज़ को खूबसूरत तरीके से कैप्चर करना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट बड़े मुनफरिद तरीके से, और आपको ये पता है कि ये स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड में या पैमरा में जाके कहीं ना कहीं हमें नोटिस नहीं भिजवाया जाएगा, बल्कि यूट्यूब है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म पर आप इस किस्म की चीज़ें डाल सकते हैं। नेटफ्लिक्स है, और मैं समझता हूँ जितनी भी फिल्में आजकल आई हैं बड़ी कमाल की शॉर्ट फिल्में, आपने देखा कि मुख्तलिफ उसका स्क्रिप्ट स्टाइल जो है, या कहीं ना कहीं एक्टर को अगर आप देखें, फिर कहीं ना कहीं आप ये देखें जो परफॉर्मेंस दी जा रही है वो आजकल की जनरेशन को, और वो रियलिटी जो कहीं ना कहीं हमसे दूर रखने की कोशिश की गई है, तो उसको करीब लाने की कोशिश भरपूर तरीके से की जाती है। और मेरे ख्याल में मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन मौजू के तौर पर अच्छा साबित हो सकती है। आपकी इस बात के बाद मैं अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ कि आपकी भी वो शॉर्ट फिल्म जो है बड़ी ज़बरदस्त थी, और इन शॉर्ट फिल्म्स के जरिए हम एक बड़ा मैसेज दे सकते हैं। कल मैं एक डायलॉग सुन रही थी, उस पर कंक्लूड करती हूँ पूरे प्रोग्राम को, कि सड़क पर चलते ये लोग नहीं होते, दरअसल ये कहानियाँ होती हैं, और हर किसी की कहानी में आपका कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। उस किरदार को मुस्बत अदा करने की कोशिश करें। अब लेनी है आपसे छुट्टी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।